नमस्कार, मैं सुशीला जांगड़ा, प्राध्यापिका इतिहास, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, शिक्षा विभाग हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। वन्य समाज। प्यारे बच्चों, आप तीसरी चौथी कक्षा से पढ़ते आए हैं कि वनों से हमें क्या लाभ है, और छोटी छोटी लाइनें जैसे वनों से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वनों से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, आदि छोटे छोटे सेंटेंस आपने पढ़े हैं। अब अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कि जंगलों की हमें क्या देन है। अपने चारों तरफ आपके हाथ में जो बुक है उसका कागज़, पेंसिल, मेज़, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, आप जो टॉफ़ी खाते हैं उसके रैपर, बीड़ियों के तेंदूपत्ते, घास, जड़ी बूटियाँ, पैकिंग में उपयोग होने वाला सामान, जलाने के लिए लकड़ी, न जाने कितनी अनगिनत चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती है। आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत क्यों, वन विद्रोह क्यों हुआ, जावा के जंगलों में क्या बदलाव आए। प्यारे बच्चों, वनों के विनाश होने को हम वन विनाश कहते हैं, और यह वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। तो आइए बच्चों, भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। वन विनाश के कारण। नंबर 1, खाद्य पदार्थों की मांग। नंबर 2, कृषि विस्तार। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग भी वैसे वैसे बढ़ती गई। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ गई, और वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके अपनी खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। नंबर 2, कृषि विस्तार। प्यारे बच्चों, ब्रिटिश अधिकारी आरंभ में सोचते कि वन धरती की शोभा को बिगाड़ते हैं, इसीलिए इन्हें काटकर कृषि भूमि का विस्तार करना चाहिए ताकि यूरोप की शहरी जनसंख्या के लिए भोजन और कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके, और खेती से सरकार की आय भी बढ़ सकती थी। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव वनों पर पड़ा। रेलवे स्लीपर का निर्माण। प्यारे बच्चों, आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये रेलवे के स्लीपरों का निर्माण दिखाया जा रहा है। रेलवे स्लीपर वो होते हैं, आपने रेल की पटरियाँ देखी होंगी, उसके नीचे जो फट्टे लगे होते हैं उन्हें रेलवे स्लीपर कहा जाता है। रेलवे के स्लीपर, जहाज निर्माण, बागान, युद्ध। प्यारे बच्चों, 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें आवश्यक हो गई थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन और पटरी को आपस में जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी आवश्यकता थी। प्यारे बच्चों, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए लगभग 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। इस प्रकार अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रतिवर्ष 35,000 वृक्ष काटे जाने लगे। आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें जंगलों से भारी मात्रा में लकड़ियां काटकर शहर की ओर ले जाई जा रही है। जहाज निर्माण। प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक शासकों को अपनी
नौसैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए जहाज़ों की आवश्यकता थी और जहाज़ों के लिए लकड़ी चाहिए थी। मजबूत लकड़ी के लिए टीक और साल के पेड़ लगाए गए। अन्य सभी वृक्षों को खत्म कर दिया गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार वन विनाश की ओर बढ़ रहे थे। बागान, प्यारे बच्चों, बागान वो होते हैं जो एक सीध में पंक्तियों में लगाए जाएं। इससे यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इनके बागान लगाए गए, जिससे वनों का एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। युद्ध, प्यारे बच्चों, गोला बारूद से विशाल वन क्षेत्र आग के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती थी और अधिक से अधिक वन काटे जाते थे। कुछ सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारों को स्वयं भी आग लगा देते थे ताकि उनके संसाधन शत्रु के हाथ न लग जाए। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, वैज्ञानिक वानिकी। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि अंग्रेज़ों को रेल की पटरियां बिछाने व जहाज निर्माण के लिए वनों की आवश्यकता थी। अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। तो बच्चों, देखते हैं कि वन महानिदेशक जी के वन प्रबंधन के बारे में क्या विचार थे। उनके विचार थे, लोगों को वन बचाओ विज्ञान से प्रशिक्षित करना होगा, वन प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, कानूनी प्रतिबंध लगाने होंगे, वनों को कीमती लकड़ी के उत्पादन के लिए संरक्षित करना होगा, वनों से वृक्ष काटने तथा पशु चराने पर भी पाबंदी लगानी होगी। जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित करने में सहायता की। 1906 में देहरादून में द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की और यहाँ वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चों, देखते हैं ये वैज्ञानिक वानिकी क्या है। वैज्ञानिक वानिकी आप जो स्लाइड में देख रहे हैं कि दाएं बाएं वृक्ष खड़े हैं और बीच में एक गलियारा दिखाई दे रहा है। ये वैज्ञानिक वानिकी का एक मॉडल है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्राकृतिक वनों को काट दिया गया, जिससे कई प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते थे। काटे गए वृक्षों के स्थान पर सीधी पंक्तियों में वृक्ष लगाए गए, जिन्हें बागान कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के अधीन क्षेत्र का अनुमान लगाया। वनों के उचित प्रबंध के लिए कार्य योजनाएं भी तैयार की और योजना अनुसार निश्चित किया गया कि प्रति वर्ष कितना वन आवरण काटा जाए। उसके स्थान पर नए वृक्ष लगाने की भी योजना बनाई गई ताकि कुछ ही वर्षों में नए पेड़ पनप जाए। अब हम आते हैं कि कैसे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। वनों के नियमन से खेती का प्रभावित होना। आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें महुए के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। ये लोग उजाला होने से पहले ही वनों की ओर चले जाते हैं, जहाँ ये महुए के फूल उठाते हैं जो खाने के काम आते हैं। इसकी लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं और इसके फूलों से शराब भी बनती है और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो जलाने व खाने के काम भी आता है। इस प्रकार ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। दूसरी ओर वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों,
और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध करवा सके। प्यारे बच्चों, इमारती लकड़ी वो होती है जो कीमती और टिकाऊ हो। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। लेकिन वन अधिनियम के कारण गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि अब लकड़ी काटना, पशु चराना, कंदमूल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियां गैरकानूनी बन गई। जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी, क्योंकि वन रक्षक उनको परेशान करने लगे। इस प्रकार लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। वनों के नियमन से खेती प्रभावित होना। प्यारे बच्चों, यूरोपीय वन उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव घुमंतू खेती पर पड़ा। घुमंतू खेती के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था, और मानसून की पहली बारिश के बाद बीज बोए जाते और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन खेतों पर 1-2 साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल के लिए इन जंगलों को खाली छोड़ा जाता, ताकि फिर से जंगल पनप जाए। लेकिन यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका नुकसानदेह था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना मुश्किल था। इसीलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। शिकार की आज़ादी, नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं। प्यारे बच्चों, आप जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें बाघों का शिकार दिखाया गया है। गिनती कीजिए कितने बाघ है इसमें। नहीं हो रही ना गिनती, इसीलिए अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प लीजिए। नए वन कानूनों द्वारा शिकार करने पर रोक लगा दी गई, लेकिन हिंसक जानवरों का शिकार करना राजाओं और राजकुमारों के लिए एक खेल बन गया। ब्रिटिश काल में हिंसक जानवरों का शिकार बड़े पैमाने पर होने लगा। उनका मानना था कि जानवर खेती करने वालों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वे अधिक से अधिक बाघों, चीतों और भेड़ियों को मारने के लिए पुरस्कार देते थे। परिणाम स्वरूप 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 बाघ, 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। आरंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफ़ी समय बाद पर्यावरण प्रेमियों को संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। प्यारे बच्चों, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण होने से कई समुदाय अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय बंजारा और घुमंतू जातियों के माध्यम से खाल, सींग, रेशम, हाथीदांत, बांस, मसाले, घास, गोंद आदि के व्यापार किए जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। लोगों के शिकार खेलने और पशुएं चराने पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। असम के चाय बागान में काम करने के लिए पुरुष व स्त्रियों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी कम और दशा खराब होती चली गई। वन विद्रोह। प्यारे बच्चों, वन विद्रोह हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में